गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो पिछली क्लास में हम आप लोगों को अजंता कैब के बारे में बताए थे और उससे जो है यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन पूछ चुकी थी, वो भी बता दिए थे। अब हम पढ़ेंगे एलोरा केव के बारे में, लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना है कुछ पेंटिंग्स जो बाकी रह गई थी। पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे एलोरा केव क्या है। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। टेक्निक पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग पढ़ेंगे? टेक्निक पेंटिंग। द पेंटिंग्स वेयर डन यूजिंग द फ्रेस्को मेथड। टेक्निक पेंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे टेक्निक पेंटिंग और टेक्निक पेंटिंग में पढ़ेंगे द पेंटिंग्स वेयर डन यूजिंग द फ्रेस्को मेथड। इट इन्वॉल्व्ड अ 3 स्टेप टेक्निक। कहता है कि हम टेक्निक पेंटिंग में पढ़ेंगे। टेक्निक पेंटिंग में फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो 3 मेथड से बनाए गए थे। इसमें 3 मेथड इंक्लूड थे। वो कौन कौन से मेथड थे तो आइए हम जानते हैं। फर्स्ट था ए लेयर ऑफ क्ले मिक्स्ड विथ काउ डंग एंड राइस हस्क was applied on the surface of the rock। कहता है कि जो फ्रेस्को पेंटिंग थी उसमें क्या सब मिक्स था, उसके ऊपर किस चीज़ की लेप थी वो बताते हैं। जैसे कहता है लेयर ऑफ अ क्ले, मतलब मिट्टी की परत थी, मिक्स्ड विथ काउ डंग्स यानी कि गाय के गोबर और चावल की भूसी को मिक्स करके चट्टान के ऊपरी सतह पर उसे लेप चढ़ाया गया था। और दूसरा मेथड है अ कोटिंग ऑफ लाइम प्लास्टर was then applied on the top of it। कहते हैं कि इसके बाद जब वो गाय के गोबर, मिट्टी और भूसी को मिक्स करके लेप चढ़ाया गया तो उसके बाद जो है उसके ऊपर से चूने पत्थर का लेप लगाया गया था। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, थर्ड स्टेप में कहता है कलर्स एंड पिगमेंट्स वेयर देन अप्लाइड ऑन द moist surface। This allowed the pigments to seep in and create a lasting image on the rock surface। कहता है इसके बाद क्या कहता है, मॉइस्ट सरफेस, जो इसके बाद इस पर एक नमी परत चढ़ाई गई। ठीक है, और रंग के जो पिगमेंट होते थे, क्या कहता है, कलर्स पिगमेंट, उसको चढ़ाया गया था, उस पर लगाया गया था। किसको, किस पर, तो फ्रेस्को पेंटिंग जो कि चट्टानों पे बनाया गया था उस पे इन सब कलर्स को अप्लाई किया गया था। फॉर एग्जाम्पल है, कहता है उसका एग्जाम्पल है डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा ETC। और उसको जो बनाया गया उस चट्टानों को लेप करके जो बनाया गया तो उसमें कौन सा चित्र निखरा, तो वो चित्र निखरा था मरी हुई राजकुमारी की और उड़ती हुई अप्सरा की चित्र उकेरा गया था। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। चित्रकला की तकनीक, किसकी तकनीक, तो चित्रकला की तकनीक। ये चित्र फ्रेस्को विधि का उपयोग करके बनाए गए थे। किस विधि का उपयोग करके बनाए गए थे ये सब चित्र, तो फ्रेस्को विधि का। इनमें 3 चरणों वाली तकनीक शामिल थी। इनमें कितने चरण वाली तकनीक शामिल थी, तो 3 चरणों वाली तकनीक शामिल थी। जैसे चट्टान की सतह पर, जो चट्टान थी ना, जो रॉक को काट कर, चट्टानों को काट कर जो फिगर बनाई गई थी, उसमें मिट्टी, गाय के गोबर और चावल की भूसी के मिश्रण की एक परत लगाई जाती थी।
किसकी परत लगाई जाती थी? फ्रेस्को पेंटिंग में किसकी परत लगाई जाती थी? तो फ्रेस्को पेंटिंग में मिट्टी, गाय के गोबर, चावल की भूसी, इन सभी को मिलाकर उसकी लेप लगाई जाती थी। फिर उसके बाद क्या होता था? इसके बाद उसके ऊपर चूने के प्लास्टर का लेप लगाया जाता था। किसका लेप लगाया जाता था? तो चूने के प्लास्टर का लेप लगाया जाता था। फिर क्या कहता है कि नम सतह, मॉइस्ट सरफेस पर रंग और पिगमेंट वर्णक लगाए जाते थे। इससे पिगमेंट अंदर तक समा जाते थे। जो इसमें जो नम्र सतह जो लगाए जाते थे, इसमें जो पिगमेंट होते थे अंदर तक इजीली चले जाते थे, क्योंकि वो नम होती थे, गीले होते थे। इसी वजह से उसके अंदर कलर जो है आसानी से मतलब इंक्लूड हो जाते थे, प्रवेश कर जाते थे। और चट्टानों की सतह पर एक अस्थाई छवि बन जाती थी। चट्टानों की सतह पर क्या होती थी? एक फिक्स्ड इमेज बन जाती थी, एक अस्थाई इमेज बन जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, मरती हुई राजकुमारी, डाइंग प्रिंसेस, उड़ती हुई अप्सरा आदि। इन सब से जो फिगर बनते थे वो थे डाइंग प्रिंसेस, मरती हुई राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सरा। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसी में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेस्को और टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग एक्सिक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड और वेट लाइम प्लास्टर। कहते हैं कि यह दीवार जो थी एक तकनीकी तरीक़ों से बनाई गई थी। ताज़े दिख रहे थे, जो तकनीकी दीवारों से बनाई गई थी सबको, वो एकदम ताज़ा दिख रहे थे, फ्रेश दिख रहे थे। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ इटालियन रेनाइसेंस पेंटिंग। क्या कहता है? रेनाइसेंस पेंटिंग। रेनेसेंस मीन्स होता है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण होता है। इसकी जो पेंटिंग थी ना, इसमें जो पेंटिंग थी वो पुनर्जागरण जो थी वो किसकी थी? इटालियन की थी। इटालियन मतलब इतावली की पुनर्जागरण की इसमें छवि दिखाई देती थी। किस में? तो फ्रेस्को पेंटिंग में। अब यहाँ से पढ़ेंगे एलोरा केव। किसके बारे में पढ़ेंगे? एलोरा केव के बारे में। एलोरा केव क्या है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अजंता और एलोरा केव से एक नए क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एलोरा केव्स आर another important site of cave architecture. It is located nearly 100 kilometer away from the Ajanta cave. कहता है कि एलोरा की गुफा जो है, गुफाओं की वास्तुकला जो है अनोदर इम्पोर्टेंट साइट ऑफ केव आर्किटेक्चर, तो कहता है कि एलोरा की गुफा जो है और अदर स्थलों में से भी वह महत्वपूर्ण है, जो कि इट इज़ लोकेटेड जो है, जो अजंता गुफा से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर क्या है? स्थित है। एलोरा गुफा जो है अजंता गुफा से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वो कह रहा है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 34 केव्स। कहता है कि यह 34 केव्स का क्या है? ग्रुप है। 17 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन दिस। कहता है कि ये जो केव है 34 केव का ग्रुप है, जिसमें 70 केव जो है ब्राह्मणिकल है, 12 केव जो है बुद्धिस्ट है और 5 केव जो है वो किसका है? तो जैन के हैं। ठीक है, अब इसे हिंदी में समझते हैं। एलोरा की गुफाएं गुफा वास्तुकला का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। क्या है? यह एलोरा की गुफा में भी अन्य महत्वपूर्ण स्थल है।
यह अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूरी है। कितने किलोमीटर दूरी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। यह 34 गुफाओं का एक समूह है। कितनी गुफाओं का एक समूह है? 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें 17 ब्राह्मण हिंदू 17 गुफा है, जिसमें ब्राह्मण जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, 12 जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, और 5 जो है वो जैन गुफाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें ये सब गुफा क्या है? शामिल है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ केव्स वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 5th and 11th centuries AD। कहता है इन सभी गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो कब से कब के बीच में हुआ था? तो 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी के बीच में हुआ था, जो न्यूअर कंपेयर्ड टू द अजंता केव्स, जो कि एलोरा की गुफा जो है सो अजंता की गुफा से नई पीरियड की है। समझ गए? एलोरा गुफा जो है अजंता गुफा की नई पीरियड की है, जो कि कहा जाता है यहाँ पे वो जो है अजंता गुफा के बाद एलोरा गुफा का निर्माण हुआ था बाय वेरियस गिल्ड्स फ्रॉम विदर्भ, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु में विदर्भ के द्वारा बनाया गया था। हेंस द केव्स रिफ्लेक्ट अ नेचुरल डाइवर्सिटी टर्म्स ऑफ द थीम एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। कहता है कि ये जो गुफा है ये तमिलनाडु में है, विदर्भ के द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरल प्राकृतिक पर आधारित है। जैसे में है वो कौन सी गुफा है? तो केव्स 1 to 12 बुद्धिस्ट। केव नंबर 1 to 12 किसके लिए है? तो बुद्धिस्ट के लिए है। उसके बाद कहता है केव्स 13 to 29 हिंदू, जो केव नंबर 13 to 29 किसके लिए है? तो हिंदू धर्म के लिए है। केव 30 to 34 जैन किसके लिए है? जैन धर्म के लिए है, जो दिगंबर सेक्ट यानी कि दिगंबर संप्रदाय के लिए है। ठीक है। कहता है द हिंदू एंड बुद्धिस्ट के वेयर प्रीडोमिनेटली कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूटरा यानी कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड जैन केव्स बाय द यादवा डायनेस्टी। कहता है कि हिंदू और बुद्ध की जो गुफा है वो राष्ट्रकूट के द्वारा बनाई गई है, लेकिन वहीं पर जो है जैन धर्म का जो गुफा है वो यादव वंश के द्वारा बनाई गई है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हिंदी में समझते हैं। इन गुफाओं के समूह का विकास 5वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान किया गया था। किस किस के बीच में किया गया था गुफा का निर्माण? किन गुफाओं का निर्माण? तो एलोरा के गुफाओं का निर्माण। और उन एलोरा के गुफा में जो ये सब जो गुफा है उसका निर्माण कब किया गया था? तो 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में की गई थी। अजंता की गुफाओं की तुलना में ये नहीं है। क्या कहता है कि एलोरा की गुफा जो है अजंता की गुफा की तुलना में वो नहीं है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अजंता की गुफा के बाद एलोरा की गुफा का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण हम देखिए यहाँ पे लिख दिया है।
इसका निर्माण कौन किए थे? तो इसका निर्माण विदर्भ, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट पीसीएस पूछ सकती है आपसे कि एलोरा गुफा का निर्माण किसने किया था? विदर्भ ने किया था। और किसने किया था? कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न संघों, गिल्ड्स मीन होता है संघों के द्वारा किया गया था। किसकी गुफा का निर्माण? एलोरा की गुफा में जो ये सब गुफाएं हैं, गुफा नंबर 12, 1 to 12, 13 to 29, 30 to 34, ये सब जितनी भी हैं, सब किसके समय में किया गया था? विदर्भ के समय में कर्नाटक और तमिलनाडु के जितने भी संघ थे, बौद्ध भिक्षु थे या जैन संघ जो भी थे, उन सब के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसीलिए ये गुफाएं विषय और स्थापत्य शैलियों के संदर्भ में एक प्राकृतिक विविधता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तो एक प्राकृतिक विविधता को दर्शाती है। ये गुफाएं इस प्रकार हैं, जो इसका वर्गीकरण किया गया इस तरह से, जो कहता है गुफा संख्या 1 to 12 बुद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। वहीं पे गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और गुफा संख्या 30 से 34 जैन यानी कि दिगंबर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया था, जबकि जैन गुफाओं का निर्माण यादव वंश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यादव वंश के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू और बौद्ध की जो गुफा है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो वो था राष्ट्रकूट के द्वारा निर्माण किया गया था। और वहीं पर एलोरा की गुफा में जैन धर्म से जुड़े हुए गुफा का निर्माण किसने किए थे? तो यादव वंश ने किए थे। किसने किए थे? यादव वंश किए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते, देखिए कहता है सम ऑफ द प्रोमिनेंट केव्स इन एलोरा आर द फॉलोइंग। कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण एलोरा गुफाओं के बारे में दिया गया है, तो जानेंगे कि उसमें किस किस जगह किन किन का गुफा किस रूप में है, वो जानेंगे। तो केव नंबर 10 इज अ बुद्धिस्ट चैत्य केव नॉन एज विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव। देखिए, अब कहता है कि केव नंबर 10 जो है भगवान बुद्ध के चैत्य और विश्वकर्मा और बढ़ई के यानी कारपेंटर मीन्स बढ़ई के गुफा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आएगा कि एलोरा के गुफा में गुफा नंबर संख्या, क्वेश्चन आएगा कि एलोरा की गुफा में गुफा नंबर 10 जो है वो, या इस तरह से पूछ देगा कि एलोरा की गुफा में चैत्य किस धर्म से जुड़ा हुआ? तो बौद्ध संप्रदाय से। और या एलोरा गुफा में कौन से केव हैं? तो एलोरा गुफा के केव को विश्वकर्मा केव के नाम से भी जानते हैं या कारपेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस पूछ चुकी है कि एलोरा के गुफा को किस नाम से जानते हैं? तो कारपेंटर्स केव के नाम से जानते हैं, जो कि ये VVI है, इसे नोट कर लीजिए। बुद्धा इज सीटेड इन मुद्रा। इस गुफा में जो है भगवान बुद्ध जो है धर्म चक्र की मुद्रा में बैठे हुए हैं। हेयर विथ द बुद्धि ट्री कार्व
एट हिज बैक, उनके पीछे जब वो भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में चैत्य की मुद्रा में पूजा प्रार्थना की मुद्रा में बैठे हुए थे, तो उस समय उनके पीछे जो कि एक बोधि ट्री को दिखाया गया है। बोधि ट्री मीन्स होता है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनकी पीठ के पीछे दिखाया गया है। किसने? तो केव नंबर 10 में। और भगवान की किस मुद्रा को दिखाया गया है? तो चैत्य मुद्रा को दिखाया गया है। अब कहता है केव 12 आल्सो नॉन एज 3 ताल। केव नंबर 12 को ये सब किस में आ रहा है? तो एलोरा की गुफा में। हमें ये सब याद रखना है कि एलोरा की गुफा में क्या सब आ रहा है। तो एलोरा की गुफा में ही गुफा नंबर 10, 12, 15, 16 जो होता है वो आएगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। केव 12 आल्सो नॉन एज 3 ताल। केव नंबर 12 को 3 ताल के नाम से भी हम जानते हैं। इज द ग्रेटेस्ट मोनास्टिक केव। मोनास्टिक मीन्स होता मठवासी, यहाँ पे होगा मठवासी। तो ये जो है 3 ताल या मठवासियों का सबसे बड़ा गुफा है। कौन सा? तो एलोरा गुफा। इट इज अ 3 स्ट्राइड बुद्धिस्ट केव। ये जो है केव नंबर 12 जो है इसे 3 ताल के नाम से भी जानते हैं। यह बौद्ध मठ संघ का बहुत बड़ा गुफा है और यह गुफा जो है 3 मंजिला है। कितना है? तो 3 मंजिला है। One of the panels here depicts a row of 7 मानुषी बुद्धास। इस पैनल में 7 जो है सो मानुषी बुद्धास हैं। द सेकेंड पैनल, दूसरी पैनल में है सो 7 ध्यानी बुद्धा। जो इसी में दूसरा पैनल में, पहले पैनल में तो है कि मानुषी बुद्धा है, 7 लाइन में लगे हुए हैं, जो कि पहले में है मानुषी बुद्धा। और फिर वही दूसरे पैनल में जो भी वो भी 7 लाइन में ही है, उसमें क्या है? तो ध्यानी बुद्धा है। ठीक है, हम इसे हिंदी में समझते हैं। एलोरा की कुछ प्रमुख गुफाएं निम्नलिखित हैं। एलोरा की गुफाएं पहले भी बोल दिए कि हम जितनी भी बात करेंगे वो सारे क्या होंगे? तो एलोरा गुफा पे ही होंगे। गुफा 10, यह एक बौद्ध चैत्य गुफा है। कौन सा है? यह एक बौद्ध चैत्य गुफा है जिसे विश्वकर्मा गुफा या कारपेंटर गुफा, बढ़ई की गुफा, ये स्टेट पीसीएस पूछ चुकी है। समझे? स्टेट पीसीएस पूछ चुकी है कारपेंटर गुफा कि एलोरा की गुफा को किस नाम से जानते हैं? तो कारपेंटर की गुफा के नाम से जानते हैं। कारपेंटर गुफा यानी कि बढ़ई की गुफा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गुफा नंबर 10 को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एक तो यह बौद्ध चैत्य गुफा है जिसे विश्वकर्मा गुफा या कारपेंटर गुफा कहते हैं। और यहाँ बुद्ध धर्मचक्र मुद्रा में विराजमान है। कहाँ पे? तो गुफा नंबर 10 में भगवान बुद्ध जो है सो किस मुद्रा में है विराजमान? तो धर्मचक्र मुद्रा में विराजमान है और उनकी पीठ के पीछे बोधि वृक्ष उकेरा गया है। और उनके पीठ के पीछे बोधि का वृक्ष उकेरा गया है। तो ये सब कहाँ उकेरा गया है? तो एलोरा की गुफा में। और एलोरा की गुफा में कौन सी गुफा है? तो गुफा संख्या 10, उन सब में इन सबको दिखाया गया है। अब कहता है गुफा संख्या 12। गुफा संख्या 12 इसे 3 ताल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो 3 ताल के नाम से जाना जाता है।
यह एलोरा की सबसे बड़ी मठवासी गुफा है। यह एलोरा जो है मठवासी की कौन सी गुफा है? तो सबसे बड़ी गुफा है। यह एक 3 मंजिला बौद्ध गुफा है। कौन गुफा है? तो 3 मंजिला बौद्ध गुफा है। यहाँ के एक पैनल में 7 मानुषी बौद्ध, इसमें एक पैनल में 7 मानुषी बौद्धों को दर्शाया गया है। बौद्धों की पंक्ति को दर्शाया गया है। 7 मानुषी बौद्धों की पंक्ति को दर्शाया गया है। दूसरा पैनल ध्यानी बुद्धों को दिखाया गया है। दूसरा पैनल में क्या दिखाया गया है? तो ध्यानी बुद्ध को दिखाया गया है। यहाँ तक हम समझ गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या सब है। तो केव नंबर 14 इज द थीम्ड रावण की खाई। केव नंबर 14 का जो थीम है वो किस पर है? तो रावण की खाई पे है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, गॉडेश दुर्गा एंड लक्ष्मी। ये जो कहता है, क्या कहता है कि रावण की खाई जो है वो किन किन को डेडिकेट करते हैं? तो भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, देवी माँ दुर्गा को और माता लक्ष्मी को डेडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है। गुफा 14 की थीम जो है रावण की खाई है। किसकी खाई है? तो रावण की खाई। यह भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और लक्ष्मी को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो लक्ष्मी माता और दुर्गा माता को यह गुफा समर्पित है। केव 15 इज द दशावतार टेम्पल। केव 15 जो है यह दशावतार मंदिर को दर्शाता है। कहता है गुफा 15 यह दशावतार मंदिर को दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। केव 16 इज द कैलाशा टेम्पल डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। कहता है कि केव 16 जो है वो कैलाश मंदिर को दर्शाता है कि, और उसमें किसको दर्शाता है? तो भगवान शिव को दर्शाता है। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनाज ऑफ राष्ट्रकूट किंग कृष्णा प्रथम। कहता है कि यह जो है किसके अंदर में डेवलप हुआ, बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट के राजा किंग राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। एंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ मोनोलिथ। मोनोलिथ ये किस पर है आधारित? तो मोनोलिथ पर आधारित है। एंड इवन हैज ए कोर्टयार्ड, और इसमें क्या है? एक आंगन भी है। कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन। इन केव 16 देयर is also a sculpture on the wall of कैलासा टेम्पल, यानी कि कैलाश टेम्पल, depicting रावण सेकिंग माउंटेन कैलासा। It is considered one of the masterpiece ऑफ इंडिया स्कल्पचर। ये जो कहता है इस मंदिर में जो है रावण जो है कैलाश पर्वत को हिलाए की मतलब हिलाते हुए दर्शाया गया है। वैसे भी वो रावण तो बहुत शक्तिशाली थे और भगवान शिव के वो परम भक्त भी थे, तो उनके लिए तो हर एक चीज़ पॉसिबल था। अब देखिए आगे क्या कहता है। The scenes express the unlimited power of true knowledge। इसमें कहा जाता है कि इसमें दर्शाया गया है कि बहुत ही शक्तिशाली का ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को दर्शाया गया। बहुत
ही शक्तिशाली सच्चे ज्ञान को इसमें दर्शाया गया था। अब देखिए हम इसे हिंदी में समझते हैं। गुफा संख्या 16 यह कैलाश मंदिर है। जो गुफा संख्या 16 जो है, ये सारी कहानी, सारी घटनाएं किस में हो रही है अभी तक? तो एलोरा की गुफा में ही हो रही है, जिसमें जो 34 केव जो हैं उन सब में अलग अलग देवी देवताओं को जो दर्शाया गया है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कहता है गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में, किसके संरक्षण में? तो कृष्ण प्रथम के संरक्षण में हुआ था। इसे एक ही विशाल पत्थर मोनोलिथ, इसे एक ही विशाल पत्थर मोनोलिथ को काटकर बनाया गया है। एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसमें एक आंगन भी है। इसमें क्या है? एक आंगन भी है। गुफा 16 में कैलाश मंदिर की दीवार पर एक मूर्ति है। किसकी दीवार पर? तो कैलाश मंदिर की दीवार पर क्या है? तो एक मूर्ति है, जिसमें, अब किसकी मूर्ति है? तो जिसमें रावण को माउंट कैलाश हिलाते हुए दिखाया गया है। इसमें जो मूर्ति बनी हुई है, किसमें? गुफा संख्या 16 में कैलाश की जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति बनी हुई है, किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो रावण। वो भी क्या? तो रावण माउंट को कैलाश को, रावण जो है माउंट कैलाश को हिलाते हुए दिखाया गया है। इसे भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। भारतीय कला में से इनको एक माना जाता है। यह दृश्य सच्चे ज्ञान की असीमित शक्ति को व्यक्त करता है। यह दृश्य क्या है? सच्चे ज्ञान को, एक असीमित शक्ति को क्या करता है? व्यक्त करता है। और वैसे भी पहले बोल दिए कि रावण बहुत शक्तिशाली था, वो परम ज्ञानी था और भगवान शिव के वो परम भक्त भी थे। ओके बच्चों, तो मेरी यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।